हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम यूरोपीय कंपनी, पुर्तगाल, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ब्रिटिश को आगे चलकर हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जो कुस्तुनिया से व्यापार चल रहा था उसमें आखिर क्या रुकावट आई जो उन्हें समुद्री व्यापार खोजना पड़ा। तो भारत और जो यूरोप के संबंध हैं वो आज के नहीं बल्कि बहुत पुराने यूनानियों के जमाने के हैं। लेकिन जब 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व और जो पश्चिम के देशों में जो व्यापार चल रहा था वो बाधित हुआ। तो उन्हें आगे व्यापार करने हेतु कोई समुद्री मार्ग या कहें तो नया मार्ग खोजने की जरूरत थी। लेकिन वो केवल समुद्री मार्ग से संभव था, जो कि 15वीं सदी के जो जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में बहुत प्रगति हुई थी, इसलिए वे यह काम करने में अच्छी तरह समर्थ थे। इस दिशा में सर्वप्रथम पहला कदम किसने उठाया? पुर्तगाल और स्पेन ने। किसने उठाया? पुर्तगाल और स्पेन ने। इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से और उनकी आज्ञा पर भौगोलिक खोजों का एक महान युग आरंभ कर दिया। मतलब एक अलग ही युग अब उन्होंने आरंभ कर दिया है कि अब वह किसी एक नए रास्ते को ढूंढेंगे। इस दिशा में पहला कदम 1492 में स्पेन के कोलंबस ने उठाया। लेकिन वो भारत को खोजने तो निकला था, लेकिन वो भारत को खोजने की जगह अमेरिका को खोज बैठा। किसको खोज बैठा? अमेरिका का। तो ये आप नोट करते जाइएगा कि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। और कब की थी? 1492 में। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो 1498 में पुर्तगाल ने वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत का एक नया पूरी तरह से समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। अब हमें हिस्ट्री पता चल गई कि क्यों उन्होंने ढूंढा और किसने पहले ढूंढा। अब हम आगे चल के डिटेल में कंपनियों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पुर्तगाल कंपनी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम अपनी पहली कंपनी पुर्तगाल के बारे में बात करेंगे। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपियों में पुर्तगाल ही थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाल ही गए, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत के पश्चिमी कालीकट में आया, जहां हिंदू शासक जमोरिन उपाधि का मतलब ये जमोरिन किसी शासक का नाम नहीं, उसकी उपाधि है। जमोरिन ने उसका स्वागत किया, जबकि वहां मौजूद अरबी यात्रियों ने उसका विरोध किया। जहां विरोध का कारण आर्थिक था। मतलब आर्थिक था, इसका मतलब जो व्यापार अभी तक केवल अरबी कर रहे थे, अरबी यात्री कर रहे थे, अब उसमें उन्हें हिस्सा किसको देना पड़ेगा? पुर्तगाल को। तो उन्होंने विरोध किया, विरोध का कारण आर्थिक था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा था। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा कि कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा, जिसने नीला पानी नीति अपनाई। नीला पानी नीति मतलब कि जो उन्होंने दुर्गों का निर्माण किया था, उसका उद्देश्य केवल सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था, जिसे ही नीला पानी नीति कहा जाता है। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे वह भारतीयों से कनेक्शन बना सके, क्योंकि सबको पता था कि भारतीय बहुत इमोशनल होते हैं। तो उसने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और किसे अल्बुकर्क को ही पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। आगे चलकर उसने 1510 में गोवा के शासक आदिल शाह को पराजित कर गोवा को छीन लिया, जो पुर्तगाली का वास्तविक केंद्र बना। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, तंबाकू खेती का प्रचलन किया व यूरोपीय भवन निर्माण की गौतिक शैली का प्रवेश किया। मतलब उन्होंने जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की वो किसने की? पुर्तगालियों ने। और तंबाकू खेती का प्रचलन किया और जो चर्च वगैरह बने रहते हैं ना, उसकी गौतिक शैली का प्रवेश किया। किसका प्रवेश किया? गौतिक शैली का। पुर्तगालियों की ईसाईकरण की नीति ने लोगों में असंतोष पैदा किया, जो उनके पतन का कारण बना। उन्होंने अपनी जैसे उनकी जो बस्ती बढ़ती गई, तो फिर उन्होंने बाद में ईसाईकरण की नीति अपनाई और लोगों को ईसाई बनाने में अपना ज्यादा फोकस किया, तो जो कि लोगों में असंतोष का कारण बना और उनके आगे चल के पतन का भी कारण बना। इन्होंने समुद्र में लूटपाट वगैरह भी की, जो भी उनके पतन का आगे चल के कारण बना। पुर्तगालियों ने कार्टेज अल्मेडा काफिला पत्ती की शुरुआत की, जिस समुद्री व्यापार के लिए जहाजों की पुर्तगालियों से परमिट प्राप्त करना होता था। उन्होंने एक परमिट व्यवस्था प्रारंभ की, जिसे कार्टेज आर्मेडा काफिला पत्ती के नाम से जाना जाता है, जिसमें समुद्री व्यापार हेतु आपको जहाजों के लिए पुर्तगालियों से परमिट प्राप्त करना होता था। इस व्यवस्था को अकबर ने भी स्वीकार किया था, जिसमें
जो परमिट प्राप्त करते हैं उन्हें भी गोला बारूद व काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, और जो इस परमिट को प्राप्त नहीं करता था उसके जहाजों को लूट लिया जाता था और कहीं डूबा, मतलब जहाज डूब वगैरह जाते थे। तो यहाँ हमारी पुर्तगाल कंपनी समाप्त होती है। अब आगे चलकर डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप होकर भारत जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे और पूर्व में अपना साम्राज्य बनाने की दौड़ में शामिल हो गए। अब इस दौड़ में डच भी शामिल हो गए। इंडोनेशिया पर डच का और भारत, श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। डचों ने इसकी स्थापना 1602 में पोलैंड में नहीं हॉलैंड में की। यहाँ करेक्शन कीजिएगा कि किसने की, पोलैंड में नहीं हॉलैंड में, ये गलत लिखा है, हॉलैंड में की। किसने की आगे चल के, पोलैंड ने हॉलैंड में की। कंपनी द्वारा की जाने वाली संधि डच सरकार के नाम से की जाती थी। डच कंपनी के संचालन के लिए इन्होंने 17 सदस्यीय समिति का गठन किया। किसका गठन किया, नोट कर लीजिएगा, 17 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें सरकार ने उन्हें संधि करने, युद्ध करने सबकी अनुमति डच कंपनी को प्रदान की। डचों ने वांड इंडोनेशिया को अपना मुख्यालय बनाया। उन्होंने भारत में नहीं बल्कि वांड इंडोनेशिया में अपना मुख्यालय बनाया। मछलीपट्टनम ने और अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। उन्होंने कहा अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, मछलीपट्टनम में। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं थी बल्कि कहाँ थी, इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे। जल्द ही उन्होंने मलाया, जल डमरू, मध्य और इंडोनेशिया द्वीपों से पुर्तगालों को खदेड़ दिया और 1623 में इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे अंग्रेजों को भी उन्होंने हरा दिया। मतलब उन्होंने अंग्रेजों से भी खूब पंगा लिया और अंग्रेजों को भी हरा दिया। उन्होंने पश्चिम में भारत में गुजरात के सूरत, भड़ौच, केवी और अहमदाबाद, केरल, मतलब कई उन्होंने भारत के भी राज्यों पर अपना अधिकार किया। मतलब उन्होंने जो कहा कि उन्हें भारत में दिलचस्पी नहीं थी, उन्होंने भारत को भी नहीं छोड़ा और भारत पर भी अपना राज्य स्थापित किया। 1658 में उन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया। लो भाई, अब उन्होंने इंडोनेशिया को तो जीत लिया था, भारत को भी जीत लिया था और अब उन्होंने श्रीलंका को भी जीत लिया। उन्होंने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्र के निर्यात को ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने, भारत ने मसालों को नहीं ज्यादा महत्व दिया था, उन्होंने वस्त्रों को ज्यादा महत्व दिया। मतलब भारत में सर्वप्रथम वस्त्रों को महत्वपूर्ण वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है, डचों को। किसे जाता है, डचों को। और 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने इन्हें पूर्णतः पराजित कर दिया और भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। अब उन्होंने अंग्रेजों से जो उनका युद्ध चल रहा था काफी समय से इंडोनेशिया वगैरह के लिए, उन्होंने 1759 में फाइनल जो इनका बेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेजों में, उन्होंने पराजित कर भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। तो ये बेदरा का युद्ध हुआ ना, उसे हम आगे चलकर अच्छे से समझेंगे जब हम मैसूर साम्राज्य पढ़ेंगे कि क्यों हुआ ये युद्ध, किसके बीच हुआ, डच कंपनी कैसे बीच में आई और उन्हें कैसे पराजित किया। सही बताऊं तो मुझे कौन सी लगी, डेनिश कंपनी। इसकी स्थापना 1616 में डेनमार्क में इसकी स्थापना की गई और इसने ट्रंकोवाड, तमिलनाडु में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और आगे चलकर इन्होंने सभी केंद्रों को ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया। सबसे समझदार कंपनी थी डेनिश कंपनी। इसने देखा कि अंग्रेज युद्ध करते हैं, सब पे कब्जा कर लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, उससे अच्छा हम कुछ बेचें और मुनाफा प्राप्त करें, और उनको बेच के वो अपने वापस डेनमार्क चले गए और इतनी सी ये छोटी सी डेनिश कंपनी थी। अब हम आगे देखेंगे अपनी फ्रांसीसी महत्वपूर्ण कंपनी है 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मतलब लास्ट में, 16वीं सदी के लास्ट में इंग्लैंड और हॉलैंड के बाद में फ्रांस जैसी उभरती हुई व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्तियों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। मतलब जो पहले से कंपनियां स्थापित हो चुकी थी, अब फ्रांसीसी कंपनियों ने उसके खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया और उसकी स्थापना 1664 में फ्रांस के शासक लुई 14 के समय वित्त मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से हुई। ये लुई 14 लिखा है, इसे लुई 14 कर लीजिएगा। वित्त मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से हुई। किससे हुई, वित्त मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से। यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी
कंपनी जो थी वह पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, मतलब कि उसे कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे युद्ध करना है, संधि करनी है, उसे किसी क्षेत्र पर अधिकार करना है अपना उसे, लेकिन सबसे पहले उसे परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? फ्रांसिस से, जिससे उसे निर्णय लेने में विलंब होता था और जिसके पतन का कारण बना। भारत में प्रथम, ये गलत लिखा है, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल है ये। भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले था। कौन था? डुप्ले, जिसने भारतीय देशी रियासतों में हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की नीति अपनाई, जिससे आगे चलकर क्लाइव बहुत प्रभावित हुआ था और उसने भी यह नीति अपनाई जो आगे चलकर साइक संधि के नाम से जानी जाएगी। जैसा हमने ऊपर बात की कि फ्रांसीसी कंपनी क्या थी? सरकारी कंपनी। तो अब उसने सरकारी कंपनी थी तो सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाया। किसे वापस बुलाया? डुप्ले को। तो अब सरकार की बात तो माननी पड़ेगी, सरकारी कंपनी है, तो डुप्ले को वापस बुला लिया और फ्रांसिस कंपनी की पतन का नींव यहीं से प्रारंभ हो गया था। 1668 में फ्रांसिस कैवी, ये कैवी लिखा है, कैवी नहीं कैरो है। 1668 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आया और उसने सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। 1668 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक प्रथम, मतलब अभी तक कोई नहीं आया था, स्थापना हुई थी। अब उन्होंने प्रथम दल भारत भेजा और उसने सूरत में अपने प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य 5 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 5 युद्ध, जिन्होंने कर्नाटक, यूरोपीय व भारतीय मुद्दों के कारण युद्ध के नाम से जाना जाता है। जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम, अगर हम शॉर्ट में कहें तो किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम आगे चलकर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ कंपनियों को अच्छे से समझ ले रहे हैं, जो उनके मेन फैक्ट्स हैं उनको समझ ले रहे हैं। आप नोट्स करते जाइएगा, ये बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं। 1760 में बांडीवास की लड़ाई में, ये बढ़ाई लिखा है, ये लड़ाई है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। जो ब्रिटेन अंग्रेज जो सबको पराजित कर चुके थे, अब लो उन्होंने 1760 में फ्रांसीसी कंपनी थी जो उसे भी पूर्णतः पराजित कर भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। 1760 में कब किया? 1760 में बांडीवास की लड़ाई में। इसे भी हम आगे चलकर अच्छे से समझेंगे कि बांडीवास की लड़ाई क्या थी, क्यों थी, किसके बीच हुई थी। यह पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी तथा निर्णय लेने में जो विलंब लिखा है, ये विलंब है, विलंब होता था, उनके अधिकारियों में सहयोग एवं समन्वय का अभाव था। ये एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, ऐसा हमने अभी ऊपर ही बताया कि एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। उसे कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वह अपना कोई भी डिसीजन फॉलो कर पाएगी, जिससे उसे निर्णय लेने में विलंब होता था। और जब तक जो सामने मतलब उसके प्रतिरोधी या प्रति जो भी कहें वो अपने डिसीजन ले लेते थे, उससे विलंब होता था, जिसके पतन का कारण बना। और उनके अधिकारियों में सहयोग और समन्वय का अभाव था, कि सरकारी कंपनी थी तो उनके अधिकारियों को भी कोई ज्यादा लाभ नहीं होता था, जिससे उनमें सहयोग एवं समन्वय का अभाव था, जो उसके पतन का कारण बना। अब हम समझेंगे ब्रिटिश कंपनी। एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है जिसने भारत की पूरी रूपरेखा को परिवर्तित कर दिया। अभी तक जितनी भी कंपनियां स्थापित हुई, कुछ समय के लिए उन्हें चली गई या कुछ थोड़े हिस्से पर ही जमकर रह गई, लेकिन वह भारत को इतने प्रभावित रूप से नहीं कर पाए जितना ब्रिटेन ने किया था। 1588 में अंग्रेजों ने अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता के आधार पर, किसके आधार पर? नौसैनिक श्रेष्ठता के आधार पर पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए कदम उठाया। और भारत में ईस्ट इंडिया की कंपनी की शुरुआत बहुत ही मामूली थी, जैसे मतलब पुर्तगाल वगैरह, उनने पहले ही अपनी अच्छे से बस्तियों को स्थापित करने में ज्यादा ध्यान दिया, परंतु भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत बहुत ज्यादा मामूली थी। और उन्होंने 1623 तक इसने सूरत, बड़ौद, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। और आगे चलकर 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी, जिसे आरंभ में 15 वर्षों के लिए व्यापार का एक अधिकार प्राप्त था। इसकी स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC लिखा है, इसका मतलब है ई से ईस्ट, आई से इंडिया और सी से कंपनी। किसकी स्थापना हुई 1599 में? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और फोर्ट विलियम कलकत्ता की स्थापना हुई, मतलब आगे चलकर फोर्ट विलियम कलकत्ता की स्थापना होगी, जिसके प्रथम प्रेसिडेंट, ये पर्स आया लिखा है, गलत लिखा है, जिसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। आगे चलकर 1609 में ब्रिटिश सम्राट, ये जेम्स लिखा है, जेम्स द्वारा इसके व्यापारिक हकाधिकार लिखा है, एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स द्वारा जो उसे 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त था, उसे अनिश्चित
साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब आगे चलकर 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। पश्चिमी तट मतलब गुजरात में जो आएगा ना, सूरत में, वहां पर एक अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का फैसला कर लिया। तब व्यापारिक केंद्र को फैक्ट्री नाम से जाना जाता था। कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। कंपनी ने किसे भेजा? जहांगीर को। किसके दरबार में भेजा? जहांगीर के। और किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस को। कब भेजा? 1608 में। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई और वह अपने जो उसने सोचा था उसमें वह सफल हुआ और उससे पश्चिमी तट पर अपने फैक्ट्रियां स्थापित करने की आज्ञा प्राप्त हो गई। मगर अभी भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने 1615 में फिर अपना एक दूत भेजा, जिसका नाम सर थॉमस रो था। उसने फिर दोबारा मुगल दरबार में पहुंचा और रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों पर व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा। 1615 में जो दूत गया सर थॉमस रो, उसने पूरे मुगल साम्राज्य का जो भी क्षेत्र था, केवल ना पश्चिमी या पूर्वी नहीं, पूरे मुगल साम्राज्य, और तब मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था, उस पर व्यापारिक केंद्र खोलने का अधिकार उसने प्राप्त कर लिया। और 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उसान ने ब्रिटिश कंपनी के गोविंदपुर, सुल्तानती, कलकत्ता की, ये धर्माधारी लिखा है, ये जमींदारी प्रदान की। कब की? 1698 में। और ये जो यहाँ ऊपर लिखा था ना, फोर्ट विलियम कलकत्ता की स्थापना हुई। इन्हीं तीनों क्षेत्रों को, गोविंदपुर, सुल्तानती, कलकत्ता को मिलाकर फोर्ट विलियम कलकत्ता की स्थापना की। इसे ही आगे चलकर कलकत्ता, जो आज बहुत बड़ा शहर है, उसके नाम से जाना जाएगा। इसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। कौन थे? चार्ल्स आयर। 1717 में, कब? 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एक शाही फरमान प्रदान किया। 1717 में जब फर्रुखसियर मुगल बादशाह बनेंगे तो उन्होंने अंग्रेजों को एक शाही फरमान प्रदान किया, जिसके तहत कंपनी को मात्र कितने? 3000 रुपए में वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। अब वो हर जगह कर मुक्त व्यापार करने के लिए उन्हें कोई कर नहीं देना और पूरे में व्यापार करने की उन्हें अनुमति मिल गई थी। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले चैप्टर में अच्छे से मतलब सब डिटेल समझेंगे। ये सिर्फ व्यापारिक कंपनियां, यूरोपीय कंपनियों के बारे में हमने थोड़े थोड़े फैक्ट्स देखे थे, जिन्हें आगे चलकर हम समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।